नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान के चुनावी रण में आज पीएम मोदी ने जाटलैंड चूरू से हुंकार भरी। राजस्थान की 25 में से 25 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर जब पीएम मोदी चूरू पहुंचे तो उनके निशाने पर कांग्रेस और गठबंधन थी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी तंज कसा। वहीं पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हैरान है, भारत इतने तेजी से कैसे विकास कर रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये तो ट्रेलर है, अभी काफी कुछ देखना बाकी है। इस रिपोर्ट को देखिए। पीएम मोदी ने राजस्थान के जाटलैंड चूरू से देश भर के जाटों को साधने की कोशिश की। चूरू में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। वहीं दुनिया को पता नहीं है कि हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है। जो काम अब तक हुआ है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस दौरान पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस और गठबंधन रहा। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया। कांग्रेस की वजह से देश की साख गिरी है। पिछली सरकारों ने सिर्फ अपना घर भरा। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सिर्फ अपना हित, यही उनका कार्यक्रम है। इन्हें गरीब, दलित, शोषित, वंचित के कल्याण से, उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को दशकों तक भारत रत्न नहीं मिलने दिया। इन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, संविधान को बंधक बनाया। इस इंडियन अलायंस के लोगों ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। दशकों पुरानी ये मांग मोदी ने पूरी की। भाजपा ने देश को दलित राष्ट्रपति दिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, लेकिन इन्हें चुनाव हरवाने के लिए इंडी गठबंधन वालों ने पूरी ताकत लगा दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी तंज कसा। मोदी ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम संकल्प पत्र लेकर आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। ये भाजपा ही है जिसका संकल्प पत्र भी अपने आप में एक गारंटी माने जाना लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान समेत पूरे देश के लोग लगातार तीसरी बार केंद्र में मजबूत सरकार बनाने का संकल्प ले चुके हैं। रैली में पहुंची भीड़ से गदगद पीएम मोदी ने कहा कि चूरू ने बता दिया है कि 4 जून को एनडीए 400 पार होने जा रहा है। पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून, 4 जून, 4 जून। लेकिन 2024 में राजस्थान का शेखावाटी का इलाका चूरू 25 की 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी के मिशन 400 पार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। भले ही चूरू लोकसभा सीट पिछले 25 सालों से अभेद्य किला बना हुआ है, लेकिन
इस बार जाट बहुल्य चुरू का सियासी समीकरण बदला हुआ है। इस बार चुरू लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने 2 बार के सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को दे दिया है। इससे नाराज होकर राहुल कसवान ने अपनी पार्टी से बगावत कर दी और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। अब कांग्रेस ने उन्हें चुरू लोकसभा सीट पर से टिकट देकर चुनाव में उतार दिया है। राहुल कसवा चुनाव को राजपूत बनाम जाट की लड़ाई का रूप देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखना है कि राजस्थान के जाटलैंड में पीएम मोदी के इस चुनावी हुंकार का यहाँ की जनता पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो आपको बता दें कि राजस्थान में जाटलैंड की जंग किस कदर लगातार बढ़ती जा रही है। जाटलैंड चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। राजस्थान के जाटलैंड चूरू में प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी और भारत की तरक्की से दुनिया हैरान है, इस बात को तो कहा ही। साथ ही साथ और तमाम जो यहाँ पर चीजें निकल के सामने आई वो ये कि कांग्रेस और गठबंधन पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा। उसी के साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें तमाम गारंटी का जिक्र किया गया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। रतन तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है रतन जी आपका। वंदना यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। वंदना जी बहुत स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शशिकांत तिवारी जी आपके साथ। जाटलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में चूरू सबसे पहला पड़ाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मेरठ से शुरुआत इसकी की गई। तो जाटलैंड सबसे पहले और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही और मैं राजनीतिक नेताओं की तरफ जाऊं उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। मनीष जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां हैं, 2024 लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां हो रही है, लगातार जनसभाएं हो रही है, लेकिन ये जो चूरू की रैली हुई इसमें क्या कुछ खास आपको लगा? देखिए, स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को जनता के सामने प्रमुखता के साथ रख रही है। ये जानते हुए कि इस समय विपक्ष बिखरा है, कमजोर है, इसके बावजूद कोई हीला हवाली नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई ढीलापन नहीं, पूरी तैयारी, हर सीट को महत्वपूर्ण समझना और हर कमजोर सीट पर पूरा प्रयास करना, पूरी मेहनत करना। जीतने की बड़ी संभावना दिखने के बावजूद लगातार अटैक करके कांग्रेस के लोगों को तोड़ कर लाना, लगातार गठबंधन की बातचीत करना, ये प्रयास चल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपने बात को एपेटाइजर बोला, उन्होंने ये मैसेज दिया कि अभी बड़े काम होने बाकी हैं। अब रही बात, आपने कहा जाटलैंड की चर्चा क्यों, जाट इतने महत्वपूर्ण क्यों? देखिए, जाट 2 बातों से बड़े नाखुश थे। पहली बात तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के मामले में जाटों का एक बड़ा रोल था। दूसरा, जो पहलवान साक्षी मलिक और वो विनेश फोगाट, इनके साथ जो बजरंग पूनिया, ये सब जाट हैं। इनका जो ब्रजभूषण शरण सिंह से जो टसल था वो जाट वर्सेस राजपूत में बदल गया था। उस मामले पर प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्टली कोई इनपुट नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं दिया, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं जाटों को नाराजगी थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बेल्ट पर जो जाट थे, उसमें जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी के साथ होना एक कारण था। दूसरा, पिछले बार के आंदोलन में राकेश टिकैत का आंसू भर भर के रोना, कहीं ना कहीं जाटों के साथ जाट अनहैप्पी थे। और पंजाब से जो जाट, पंजाब हरियाणा के जो जाट थे, जो किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, वो सरकार की जो रोकने की नीति थी उससे नाराज थे। इसके अलावा पहली बार हरियाणा में ऐसा हो रहा था कि बिना जाटों के बहुमत भाजपा को मिल रहा था और ओम प्रकाश चौटाला से लेके हुड्डा तक इन सभी को बाहर रख के सरकार बन गई थी। ये अलग बात है कि बाद में दुष्यंत चौटाला आ गए थे।
तो कहीं ना कहीं जाट अनहैप्पी थे, तो लगातार भाजपा ने कई सारे एक्शन लिए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, जयंत चौधरी को अपने पाले में खींच के लाना, विजेंद्र सिंह को अपने पाले में खींच के लाना, इसके बाद जाटों को टिकट देना, सचिन पायलट का सॉफ्ट रखना, उनको टारगेट ना करना। इसके अलावा पंजाब में भी जिस तरह की जो बात हुई, राजस्थान में जो मैसेज गया उसमें यह था कि जाटों के लिए बीजेपी सॉफ्ट है, क्योंकि जाट एक उतनी स्ट्रांग कम्युनिटी है जैसे गुजरात में पटेल कम्युनिटी। तो जैसे पटेल वहां पर प्रभावी रोल रखते हैं, ऐसे ही जाट इस जाट लैंड में राजस्थान का कुछ हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का, यहाँ जाटों की भूमिका बड़ी प्रभावी है। तो ऐसे करके भाजपा ने ये तय किया कि हम जाटों को अपने से जोड़ लेंगे, नाराज नहीं होंगे। जी जी। इसलिए रमेश बिधूड़ी का टिकट कटने के बावजूद उन्होंने रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया, इन जाटों का टिकट काटा नहीं। और अगर प्रवेश वर्मा का टिकट काटा तो उसके बदले में ये मैसेज किया कि प्रवेश वर्मा को राज्य की राजनीति में शीर्ष स्तर पर लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को सेट करना, इधर विजेंद्र सिंह का आना, इधर जो है दुष्यंत चौटाला से अलग करके जाटों की नाराजगी दूर करना, क्योंकि वो जाटों के निशाने पर आ गए थे। तो ऐसे करके जाटों को साध के उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के एक बड़े हिस्से को सेट करना भाजपा की नीति थी, और इसमें वो काफी हद तक सफल हो रही है। ठीक है वंदना जी, जाट अगर 400 पार की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जाट लैंड को साधना, उसके लिए और उस मोटिव को पूरा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जाट कितने जरूरी? जैसा कि मनीष जी ने भी कहा, जाटों को अपने साथ लेना बीजेपी की सिर्फ मजबूरी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी भी है। जैसे कि मनीष जी ने कहा कि देखिए, ये जो भी किसान आंदोलन हुआ, इससे एक ये मैसेज गया कि बीजेपी पार्टी जो है वो किसानों को ना सुन रही है, ना उनको तवज्जो दे रही है। राकेश टिकैत जी, जैसा कि हमने देखा कि बहुत बुरी तरह कूट कर रोए, और उस तरीके से एक जो आम जनमानस है उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने क्रिएट कर लिया था। तो उसको भुलाने के लिए, उसको उसकी भरपाई करने के लिए आपने देखा होगा कि हर वो कोशिश की जा रही है जो बीजेपी कर सकती है। अब हम चाहे बात करें आरएलडी पार्टी में से जयंत चौधरी जी को अपने पाले में लेने की, चाहे उनके दादाजी को भारत रत्न देने की, या फिर हम कहें, क्योंकि देखिए एक तरफ हमने ये देखा कि जितनी भी ये बॉक्सर बहनें थी, ये जब धरने पर बैठी तो डायरेक्टली कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई संवाद नहीं हुआ उनके साथ, जिसकी वजह से जो आम जनता है उसमें ये मैसेज जा रहा है कि उनका सपोर्ट किया जा रहा है, जो विक्टिम है उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसा एक मैसेज जा रहा है। इसलिए, और आप जानते हैं कि जाट जो कम्युनिटी है वो बहुत मुखरता से अपनी बात रखती है। वो ऐसा नहीं कि मन में कुछ और सामने कुछ और, उनके मन में जो होता है वही बात वो सामने रखती है। इसलिए जाटों को अपने पाले में लेना, इस कम्युनिटी को अपने साथ लेना, ये बहुत जरूरी था, जिसके लिए बीजेपी पार्टी और मोदी जी अपनी हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शशिकांत तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, अभी तक आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई है, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी, जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा है कि देखिए जाटों को साधना बेहद जरूरी है, और इसकी शुरुआत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बता दिया है कि देखिए जाट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने जरूरी है, चाहे पश्चिम यूपी की बात करें या फिर चूरू की बात करें, क्योंकि जाट बहुल इलाका है। लेकिन इससे पहले अगर ये कहा जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनसे नाराज है 2022 के विधानसभा चुनाव जब यूपी का हुआ, उससे पहले कहा जा रहा था कि काफी नाराजगी दिखाई दे रही है जाटों में, किसानों में। लेकिन उसका नतीजा ये रहा कि जब 2022 में चुनाव हुआ यूपी का, तो पश्चिम यूपी में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निकाली। तो ये अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, देखिए जाट नाराज है। ये जो तमाम कोशिशें अभी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये कितना इफेक्ट डालेगी, कितना प्रभाव डाल सकती है इन चुनावों में?
चाहे सचिन पायलट पे डायरेक्ट हमला ना करने की बात हो, या जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की बात हो, या विजेंद्र सिंह को अभी शामिल करवाया भारतीय जनता पार्टी में, भारत रत्न देना चौधरी चरण सिंह को, ये इन तमाम चीजों को अगर हम देखें कितना फैक्टर काम करेगा? देखिए, 2-3 बातें अलग अलग समझिए। पहली बात यह है कि किसी भी पार्टी के लिए किसी को भी छोड़ना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को भी साधने में लगी है, तो जाट तो फिर भी जाट है, हिंदू है, मजबूत कम्युनिटी है, बहुमत अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस वाली कम्युनिटी है। अलग बात है कि पिछड़े बताते हैं, जाति के हिसाब से पिछड़े हैं, तो किसी भी पार्टी को किसी भी जाति को छोड़ना आसान नहीं होता। तो जाहिर है जाटों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अब वो कितने इफेक्टिव हैं ये एक अलग आंकड़ा है। वहां क्या कौन चुनाव लड़ रहा है, किसके लिस्ट में कौन लड़ रहा है, किस पार्टी के साथ क्या इशू है, वर्तमान में मुद्दे क्या हैं, इन सब पे पार्टी वोट करती है। कई बार कुछ ऐसा होता है कि जाट नाराज है लेकिन बीजेपी को वोट दे रहा है, उसकी मजबूरी है कि वहां कोई ऐसा कैंडिडेट को वोट दे नहीं सकता। कई बार वो इसलिए वोट दे रहा है कि उसको भाजपा का नेता पसंद है, और कई बार वो जयंत चौधरी के साथ है इसलिए मजबूरी में विरोध कर रहा है। तो ये सिचुएशन रहेगी, बट पार्टी एज ए फ्रंट लीड किसी एक खास जाति को नाराज नहीं पसंद कर सकती है। और देखिए बात बड़ी ओपन हो चुकी है कि मुसलमान ज्यादातर भाजपा को वोट नहीं देते, लेकिन 3 तलाक के बाद ये स्थिति बदल गई। लेकिन आज भी दावे से नहीं कहा जा सकता कि वोट कितने मिलते हैं मुसलमानों के, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान आज तक नहीं आया जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया या उनको साधने की कोशिश ना की गई। प्रधानमंत्री जल योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने घर हिंदुओं को मिले हैं, नहीं सर, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? चुनाव से आने पहले अगर 80-20 की बात की जाती है तो ये 80-20 तो बताता है ना कि किसको साधा जा रहा है और किसको नहीं साधा जा रहा। नहीं देखिए, ऐसा होता जब हम 80-20 कहते 80 को साध लिया, उसके बाद मुसलमानों को किसी और एंगल से साध लिया, 3 तलाक कह के साध लिया। साधना सबको है, बिगाड़नी किसी से नहीं है, ये राजनीति है भाई। यहाँ पे दुश्मन से भी दोस्ती निभाई जाती है। तो मैं समझता हूँ स्पेसिफिकली जाट ही नहीं, ठाकुर भी साधे जा रहे हैं, ब्राह्मण भी साधे जा रहे हैं, यादव भी 2 मुख्यमंत्री बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी जिस समय पूरे देश पर काम कर रही है तो वहाँ साधने का मौका है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, प्लेसेस हैं, ऑफिसेज हैं, जगह है। तो मैं समझता हूँ जाटों को उन्होंने साध लिया है ऑलमोस्ट। अब तो बस अब उसका मुजाहिरा वोटों की शक्ल में दिखना बाकी है। सवाल इस बात को लेकर कि जाटों को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ से शुरुआत की गई, जाटलैंड कहा जाता है, और अगर राजस्थान की बात करें तो चूरू से शुरुआत की गई, इसे भी जाटलैंड कहा जाता है। तो जाटों का वोट क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना जरूरी हो गया कि प्राथमिकता पे रखा जा रहा है? नारा है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ में जाट भाइयों का भी साथ है, बिल्कुल है। जाट भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान की बात करिए तो देख लीजिए 2019 में सब जाट भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, आगे भी रहेंगे। देश का विकास, देश का मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का विकास हो रहा है, हाँ। तो उससे लाभान्वित देश का सभी तबका हो रहा है। उसमें हमारे जाट भाई भी नहीं, विकास हो रहा है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये तो ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, तो बाकी क्या है? ये अभी ट्रेलर है। बाकी ये है कि हमारी जो भारत देश की जो संप्रभुता है, हमारे संविधान की पहली लाइन है कि भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना। इसी बात का शपथ भी लेते हैं, सरकार के लोग शपथ लेते हैं, जब मंत्री बनते तो शपथ लेते हैं कि भारत की संप्रभुता को पूरी दुनिया में किस प्रकार स्थापित करना है। और उसका ट्रेलर आपने देखा, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते किस तरीके से अच्छे भी हुए और किसी के दबाव में भी भारत नहीं आता है। अब भारत स्वयं का निर्णय लेता है, अंतर्राष्ट्रीय न कोई दबाव। अमेरिका आंखें तरेर रहा है, जर्मनी बता रहा है कि गलत हो रहा है, तो ये क्या है? ये भारत की इमेज को और बड़ा होने की बात कर रहे हैं क्या आप? केजरीवाल के मसले पर किस तरह से अमेरिका की प्रतिक्रिया आई, किस तरह से जर्मनी ने प्रतिक्रिया दी,
इसको आप क्या बताते हैं? इसके बाद भी कहेंगे कि भारत की जो विकास की गति है उसको पूरा दुनिया देख रहा है या पूरी दुनिया में इमेज सुधर रही है? देखिए, मैं एक बात इसके परिप्रेक्ष्य में आपसे कहना चाहूंगा, देश के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे देश में पिछले दशकों में कई वर्षों में, पिछले 25 साल से देखा होगा आपने कि मैग्सेसे पुरस्कार का एक पर्दा के पीछे कार्यक्रम चलाया जाता था। जब से मोदी जी आए हैं और FCRA के कानून को बदला गया, जब से फोर्ड फाउंडेशन से जैसे जो NGO हैं यहाँ पे भारत में कहाँ पैसे खर्च करते थे, इन बातों पे जब भारत सरकार ने उसका लेखा जोखा रखना शुरू किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। वो लोग हैं जो यह खड़ा कर रहे हैं कि केजरीवाल को जो फोर्ड फाउंडेशन से तार जो जुड़े हुए हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग हैं जो सवाल उठाएंगे कि केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है जी। बाकी लोग नहीं उठाएंगे। आज 36 देश जो ऐसे हैं जो रुपया को में बिजनेस करने को तैयार हो गए हैं। भारत सरकार से रुपया लेंगे और अपना वो सामान देंगे। ये अद्भुत संप्रभुता बढ़ी है भारत सरकार की। 36 देश और 35-40 देश, 50 देश, 51 देश ऐसे हो गए हैं जो आपको फ्री में कह रहे हैं कि पासपोर्ट लेकर के यहाँ पे आइए, हम पासपोर्ट अपनी धरती पे देंगे। ठीक है, आप हवाई जहाज में चढ़ जाइए और उस देश में उतर जाइए। ठीक है, मैं रतन जी का रुख कर लेती हूँ। रतन जी कह रहे देखिए इतना ज्यादा विकास भारत में हो रहा है और ये तो अभी ट्रेलर है, आने वाले वक्त में बहुत कुछ करना बाकी है जिसकी रूपरेखा तैयार की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखता है कि इतना काम हो रहा है, इतने विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है भारत, या विकास की गति कितनी ज्यादा तेज है भारत में? रतन जी यस सर, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है। अभी आपने शशिकांत जी को सुना, उनका कहना है कि भारत विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है भारत में। ये तो सिर्फ ट्रेलर है और आने वाले वक्त में बहुत कुछ होना बाकी है, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुरू में किया। इत्तेफाक रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से झूठ बोलकर सत्ता पे काबिज हुए हैं। 10 वर्षों में उन्होंने न तो जनता के लिए काम किया, न तो किसानों के लिए काम किया, न तो महिलाओं के लिए काम किया, न तो युवाओं के लिए काम किया। आज वही 2014 का मैनिफेस्टो हो, 2019 का मैनिफेस्टो हो, सारे मैनिफेस्टो को उन्होंने भूल गए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने लगातार 10 वर्षों तक इस देश की आवाज को बुलंद किया है। लगातार हमने इस देश की आवाज को उठाया है, तो हम तो अस्वस्थ हैं। अब आप देखिए ना, जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, न तो किसानों की बात हो रही है, न किसी मुद्दे की बात हो रही है, सिर्फ धर्म के आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम अस्वस्थ हैं और हम 2024 में इंडिया अलायंस के साथ ही चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है, 24 में आपको क्या लगता है कौन कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिसके आधार पर आप बताएंगे कि नहीं देखिए मौजूदा सरकार ने काम नहीं किया? देखिए, बड़ी बड़ी जो मुद्दे हैं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों की जो दिक्कत है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, आरक्षण भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हमने मैनिफेस्टो जो जारी किया है उस मैनिफेस्टो में तो हमने क्लियर कट बोल दिया है ना सब। जो मुद्दे हैं वो हमने मुद्दे बता दिए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ओबीसी वाला मसला जो आपने कहा कि जब हम आएंगे तो जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे, ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले तो कुछ हुआ नहीं इसका, लेकिन लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी इस मुद्दे को उठाया, भुनाया और घोषणा पत्र में डाला गया है, तो इसका कुछ फायदा मिलेगा? जनता जागरूक है, इस बार जनता जागरूक हो चुकी है। इस बार प्रधानमंत्री को गुजरात भेजने का काम किया जाएगा। ठीक है शशिकांत जी, प्रधानमंत्री को गुजरात भेजने का काम किया जाएगा। इस बार जनता जागरूक हो चुकी है। 1000 किलोमीटर की यात्रा राहुल जी ने किया, केरल से कश्मीर तक, तब तो इन्होंने गुजरात और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में घेर नहीं पाया, आज ये घेरने चले हैं। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, देश को जातिगत जनगणना और आरक्षण इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा है। अगर जातिगत जनगणना करने से भला होता तो बिहार आज नंबर 1 का स्टेट होता, क्योंकि वहाँ जातिगत जनगणना ये लोग कराने के लिए एकदम बेचैन थे और कराने के बाद कहाँ बिहार नंबर 1 का स्टेट होता है। एक बात। दूसरी बात, ये लोग चाहते हैं कि देश में बटा रहे। इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, तो तुष्टीकरण में ये भी आता है कि हिंदुओं को जाति जात में बांट दो,
खंड खंड में इनको बांट दो और तुष्टीकरण एक ही कौम को पहुंचाओ, उन्हीं के लिए भला करो, उन्हीं का वक्फ बोर्ड बना करके देश की सारी संपत्ति उनको दे दो, सारा जमीन उनको दे दो और एक ही परिवार को सारा हरियाणा और राजस्थान की जमीन दे दो, वही वहाँ बना डालो कॉलोनी हाउसिंग में के नाम पर एक ही परिवार को सारी जमीनें दे दो। इन लोगों का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं, जातिगत जनगणना से कोई नहीं लेना देना, ये तुष्टीकरण एक कौम का हो जाए उसके लिए ये लोग चाहते हैं कि जात में हिंदू बटे रहे। नहीं, तो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं ना कि तुष्टीकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक हो गया है, सारी जातियां एक हो गई हैं, सारी जातियों ने अपना नेता आदरणीय मोदी जी को मान लिया है और देश विकसित भारत बनाने के रास्ते पे है। इनको अच्छा ठीक है मनीष जी, क्या इसकी वानगी विधानसभा चुनाव से पहले भी दिखी? क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से आरक्षण का मुद्दा, ओबीसी को लेकर कि आप जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस मुद्दे को उठाया गया, जातिगत आधार पर जनगणना कराई जाएगी, इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। क्या हालात रहे? एक सिर्फ तेलंगाना को छोड़ के कहीं पे सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस, तो इसका जो रिजल्ट है क्या उन 5 राज्यों में दिख ही गया था पहले ही? लगता है कि लोकसभा चुनाव में कुछ असर कर पाएगा? या इतना बड़ा मुद्दा है ये? हाँ जी, कुछ तो असर करेगा, ऐसा नहीं है कि असर नहीं करेगा। लेकिन मेरा कहना है, मानो देखिए कोई व्यक्ति है जिसको नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार, उसे लगता है कि राहुल गांधी ठीक करे, वोट मिल जाएंगे, जातिगत जनगणना के आधार पर वोट मिलेंगे, आरक्षण के नाम पर वोट मिलेंगे, फ्री बिजली के नाम पर वोट मिलेंगे, मानो केजरीवाल को ही वोट मिलते रहे। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने वोट मिलेंगे। और फिर एक बड़ी बात ये है कि जनता को ये विश्वास कर पाना कितना मुश्किल होगा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर राहुल गांधी पर वो भरोसा ही नहीं है और उन्हें लगता है मोदी की गारंटी स्ट्रांग है, जो मोदी बोलेंगे वो काम हो जाएगा, तो काम खत्म। हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जनता किसको भरोसा करती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज क्रेडिबिलिटी। ठीक है, अगर जनता को लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो कर देंगे, अगर उन्होंने 3 साल का बोला तो 3.25 साल में काम होगा या नहीं होगा, अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो काम होगा या नहीं होगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है रतन जी, मैं आती हूँ सर। रतन जी, आपकी गारंटी पे जनता क्यों विश्वास करे, कैसे विश्वास करे? देखिए, मेरी गारंटी पे इसलिए विश्वास जनता करेगी कि पिछले 10 सालों तक इस देश में क्या हुआ। सिर्फ विपक्ष के ऊपर छापे, ईडी सीबीआई का डर, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेके उन्हें ईमानदार घोषित करना, किसान मर रहा है, युवा परेशान है, महंगाई आसमान पे है, तो सारे खोखले वादे प्रधानमंत्री ने किए जो कुछ नहीं कर पाए 10 सालों में। बताइए ना, एक काम तो बताइए जो जनता को फायदा हुआ। तो आप 2019 में भी कह रहे थे ना, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2019 की बात अलग थी, आज की बात अलग है। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले भी कह रहे थे, तो भी क्या हुआ? मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि 2019 इसको तो हुए वक्त भी नहीं हुआ ना सर, इन चुनावों को हुए तो वक्त भी नहीं हुआ। 2019 का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आप समय का इंतजार करिए, सब कुछ दिखेगा। ठीक है, ये वक्त अलग है। वंदना जी, क्या वाकई लगता है कि वो वक्त एक अलग वक्त था, लेकिन अब जो है हालात बदल गए, जो स्थितियां थी वो बदल गई, और क्या आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन हुआ? अगर हुआ तो क्या परिवर्तन हुआ? वंदना जी, क्या मुद्दे हैं जो इस बार हावी रह सकते हैं, और खास तौर पे राम मंदिर का मुद्दा? मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुत परिवर्तन है। हाँ, परिवर्तन बिल्कुल देखने को मिल रहा है। रात तक जो इनके नेता होते हैं या प्रवक्ता होते हैं, सुबह होते होते वो दूसरी पार्टी में या यूं कहें कि बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे लगातार इस हफ्ते उनकी फहरिस्त बनी हुई है। वल्लभ पटेल ले लीजिए, जो ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, जो कि बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था और वो बीजेपी प्रवक्ता को गरियाते हुए नजर आ रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी पार्टी खुद ही ज्वाइन कर ली है। तो ऐसा कुछ तो हाल हो रहा है। कांग्रेस को सबसे पहले तो अपने नेताओं को समेटने की जरूरत है, अपनी पार्टी को समेटने की जरूरत है। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी वादे तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन चाहते ना चाहते हुए उसमें गिरावट ही नजर आ रही है, उसमें बढ़त
देखिए, चाहे वो न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, या जितनी यात्राएं, जो यात्राएं अब हो रही हैं, दरअसल वो 6 महीने पहले शुरू हो जानी थी। जब इलेक्शन कैंपेनिंग की बारी आई है, तब आप यात्रा पर जा रहे हो, जब आपको संवाद करना चाहिए, जनता से 1-to-1 कन्वर्सेशन करना चाहिए, तब आप भारत जोड़ो यात्रा पर जा रहे हो, जहां पर आपको ये देखना चाहिए कि कहां पर हमें कमी रह गई, कौन से ऐसे मुद्दे थे, कौन से वादे थे जो हमने जनता से किया और हम उनको पूरा नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ देखें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी एक 4 प्रचारकों की लिस्ट बनाई हुई है, जो कि जोर शोर से अपना काम कर रहे हैं। और 4 प्रचारकों को भी छोड़िए, मोदी जी ने ही कितनी ही रैलियां कर ली होंगी। आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बताया चुरू की रैली के बारे में। तो चुरू में ही देखिए, उन्होंने बालाकोट जब एयर स्ट्राइक हुई थी, उससे पहले चुरू में उन्होंने संवाद किया था जनता के साथ। तो यहाँ पर एक साफ डिफरेंस नजर आ रहा है। कहाँ कांग्रेस पार्टी लैग कर रही है, उनको सोचने समझने की जरूरत है। और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी अपने प्रचार में कहीं पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ये साफ जो डिफरेंस है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है। रतन जी, क्या वाकई उस तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं उतर रही है जिस तैयारी के साथ उतरना चाहिए? क्योंकि 10 साल सत्ता से बाहर हो गए हैं। उसके बाद जब इस बार का चुनाव है, तो इस बार तो चुनाव की तैयारी बेहतर तरीके से होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की। क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी वंदना जी कर रही थी कि टाइमिंग और रणनीति और जो एक बेहतर तरीके से चुनावी मैदान में उतरने की बात की जाती है या उतारने की बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं जो पहले रही, उससे सीख नहीं ली क्या कांग्रेस पार्टी ने? अभी आप देखिए कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से अगर चुनाव नहीं लड़ती होती तो प्रधानमंत्री हर मीटिंग में, हर भाषण में कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेते? आज इंडिया गठबंधन को पानी पी पी के वो क्यों कोसते? क्योंकि प्रधानमंत्री और उनकी सारी एजेंसियों को पता है कि इस बार प्रधानमंत्री गुजरात रवाना होने वाले हैं। इसके लिए यही तो डर है कि आजाद भारत में चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालना, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डालना, सारे विपक्ष को, नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखाना, जबरन लोगों को अपने साथ में लेना। एक नाम बता दीजिए ना कि जो कांग्रेस छोड़ के बड़ा नेता अगर बीजेपी में गया हो वो ईमानदार हो। एक भी नाम नहीं है। जितने लोग गए हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी और कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों पे काम कर रही है। बिहार में आज आपके चैनल पे कर रहा हूँ, बिहार में ये 5 सीट से ज्यादा अगर निकाल लेना तो आपके चैनल पे मुझे 4 जून को अवश्य बुला लेना। और झारखंड में हालत इनकी पतली है, महाराष्ट्र में हालत खराब है, उत्तर प्रदेश में इसकी हवा निकल चुकी है। तो भाजपा जो है परेशान है, सिर्फ भगवान राम के नाम पे ही राजनीति कर रही है और उन्हीं के सहारे 150 सीट आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। शशिकांत जी, देखिए कह रहे हैं हालात तो आपके खराब है और इस बार तो चुरू के जो समीकरण है वो भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा सीट जो है चुरू की, उसमें बीजेपी ने अपने 2 बार के जो प्रत्याशी रहे, जो 2 बार के सांसद रहे, राहुल कसवा, उसका टिकट काट दिया। वो नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो अब ऐसे में क्या लग रहा है कि वो जो स्थितियां बनी हुई थी, जो समीकरण बना हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। और जब एक नेता जाता है तो उनके साथ कार्यकर्ता जाते हैं, उनके साथ एक बड़े मतदाता भी जाते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार नुकसान उठाना पड़ सकता है उन लोगों की वजह से जिनका टिकट काटा गया, उसमें राहुल कसवा भी शामिल है? देखिए मैं जरा सा कांग्रेस के साथी का जवाब दे दूं, मैं फिर आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं। ये इन्होंने गारंटी की बात की, इनके घोषणा पत्र में आज 25 गारंटी इन लोगों ने दिया है। तो 25 गारंटी वैसे है कि जैसे मोदी जी की गारंटी, एक ही गारंटी में सारे 25 गारंटी आ जाते हैं और मोदी जी की गारंटी देश में चल रहा है, जनता उसको मान रही है और जनता उसको हाथों हाथ अपने सिर आंखों पे लिए है। तो इनको लगा राहुल गांधी जी को कि भाई छूट गया, चलो जल्दी से नकल करो, गारंटी हम लोग भी बनाते हैं। ये वैसे ही नकल करना है जैसे मंदिरों में जब जा करके कॉरिडोर बनवाते हैं मोदी जी और वहाँ का विकास होता है और उसके बाद जब दर्शन करने जाते हैं तो राहुल गांधी भी पीछे से पहुंच जाते हैं त्रिपुण लगा के, ऊपर से जनेऊ धारण करके कि अरे भाई मोदी जी जब इस बेस में चल रहे हैं तो हमको भी चलना चाहिए। तो उसी प्रकार का नकल है गारंटी। अब ये नहीं, और दूसरी बात ये है ना कि अगर ये गारंटी दे रहे हैं तो बता रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उस पर
आपको पूरी तरह से सहायता मिलेगी, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा, ये कह रहे कर्ज माफी होगी, ये कह रहे ओबीसी को जातिगत आधार पर जनगणना करवाई जाएगी तब उनको आरक्षण भी मिलेगा, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। मतलब जनता से जुड़े हुए मसलों को इन्होंने उठाया और उसको अपने घोषणा पत्र में रखा है। तो 25 लाख का इंश्योरेंस अगर किसी व्यक्ति को मिलेगा तो उसके लिए कितनी मददगार वो चीज होगी, आप समझ सकते हैं शशिकांत जी। देखिए, हाँ, हम जनता के मुद्दों पे आते हैं। देखिए, हर चुनावी अपने चुनाव के कार्यक्रम में मोदी जी भी, योगी जी भी, अमित शाह जी भी जनता के मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। अब एक कर्ज माफी की बात ले लीजिए। ये आकर के चुनाव जब लड़ रहे थे तो चाहे कांग्रेस हो चाहे केजरीवाल हो, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था 22 का, तो आए थे लोग कहने के लिए कि हम यहाँ पे बिजली का बिल माफ कर देंगे। जनता ने उनको भगा दिया। जनता ने कहा हमको माफ बिजली नहीं चाहिए, हमको भारतीय जनता पार्टी चाहिए। ये 22 में ये लोग देख चुके हैं। अब जनता को मोदी जी चाहिए, कर्ज माफी नहीं चाहिए। कर्ज माफी जो करना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है आप अति आत्मविश्वास से लबरेज हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास तो नहीं है? बिल्कुल आत्मविश्वास इस बात का है कि देश के लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा है, देश के लोगों को मोदी जी की गारंटी में भरोसा है। नहीं, ये कहा था विकसित भारत चाहिए। 2014 की बात याद करिए ना सर, ये कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हो गई महंगाई खत्म, काला धन आ गया क्या देश में? जनता तो पूछेगी ना कि इन 10 सालों में क्या हुआ। मैं दोनों बात का जवाब देता हूँ। देखिए, महंगाई कम नहीं रही है, महंगाई हमेशा रही है, किसी की भी सरकार है महंगाई रही, एक बात। दूसरी बात, ये नारा आपका बेकार था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो बोल दीजिए कि हाँ, सरकारें किसी की भी रहे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, महंगाई कम नहीं होगी। नहीं, देखिए, कुछ चीजों को, खान पान के कुछ सब्जियों को, फलों को छोड़ दीजिए, तो अगर आप आइए कुछ चीजों पे हम बात करते हैं। जैसे जो 10 साल पहले हवाई जहाज का टिकट का दाम था वो आज भी है, जो रेल का टिकट 10 साल पहले था वो आज भी है, जो कपड़े जिस रेट में 10 साल पहले मिलते थे वो आज भी है। सर कौन से किसकी बात आप कर रहे हैं सर? जो 10 साल पहले था वो आज भी है। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनीष जी बिल्कुल, देखिए, केवल पेट्रोल की बात करिए और केवल सब्जियों की बात करिए तो उनके दाम बढ़े हैं। तो सब्जियों में 2-4 ही सब्जियां ऐसी हैं जिनका दाम बढ़ता हुआ घटता रहता है, पैदावार और मांग आपूर्ति के आधार पे। और पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है तो वो जनता का पैसा है, जनता के विकास में लग रहा है। देखिए, नया भारत तैयार हो रहा है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एयरपोर्ट बन रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 21 एयरपोर्ट बन रहा है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक ही आपसे सहमत नहीं है सर, और जनता इस बात को मान रही है कि विकास हो रहा है। मनीष जी कह रहे जनता मान रही है विकास हो रहा है, जनता मान रही है कि महंगाई कम हुई है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई को कंपैरेटिव तरीके से देखा जाना चाहिए। 10 साल पहले कितनी महंगाई है और आज कितनी महंगाई है, और उससे पहले 10 साल पहले कितनी महंगाई थी, और आइटम को 1-on-1 कंपैरिजन करने की जरूरत है। उसके अलावा ये देखने की जरूरत है कि उसका जो हिसाब हो वो परसेंटेज में हो। मैं इवन भाजपा के नेता से पेट्रोल पे एग्री नहीं करता। पेट्रोल की महंगाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी कांग्रेस में बढ़ी, पर देखिए उन्होंने 40 से 70 कर दी और भाजपा ने 70 से 100 कर दी। दोनों ने 30-30 में बढ़ाए, लेकिन कांग्रेस ने उसमें 10 साल में 75% बढ़ा दिए और भाजपा ने 50% बढ़ाए। तो वहां मैं कहूंगा, अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो पेट्रोल में भी भाजपा की तरफ से महंगाई कम बढ़ी। तो ऐसे जब तक रियल कंपैरिजन नहीं होंगे तब तक हम महंगाई पर प्रश्न नहीं उठा सकते। एक बात देखिए, लगातार चीजें महंगी हो रही हैं। 10 साल एक बड़ा टाइम होता, फर्क आता है। हमें लगता है महंगाई बढ़ गई, लेकिन
उसके साथ क्या लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया? हमें इस एंगल से समझना है कि मानो आज से 15 साल पहले 1 GB डेटा के लिए 150 रुपए खर्च करना पड़ता है, 1 GB डेटा के लिए। आज एक मोबाइल रिचार्ज कराइए 300 रुपए का, तो वह हर रोज 2 GB डेटा दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ी है? नहीं बढ़ी, वो तो सस्ता हुआ है। लेकिन सस्ता नहीं हुआ है, थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, लेकिन थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें बदली हैं। नहीं, आप कम शब्दों में ये बताइए कि महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी। अगर बढ़ी तो क्या आपको लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ मोदी सरकार आई थी वो उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ? मैं समझता हूँ महंगाई कांग्रेस के शासनकाल के 10 साल को कंपेयर करें तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। ठीक है, ठीक है। वो जमाना था जब दालों के दाम 30 रुपए से सीधे 80 रुपए पहुंच गए थे। ठीक है। अगर हम 10-10 साल के कंपैरिजन करेंगे तो महंगाई के मामले में मोदी सरकार 21 रहेगी, 19 नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है। ये रतन जी, देखिए कहा जा रहा है कि जो किसान है वो परेशान है, महंगाई की मार है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा की बात है, या फिर तुष्टीकरण की राजनीति है। देखिए यहाँ महंगाई की बात तो अब ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना ही मनीष जी को, कह रहे कि उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई बढ़ी थी, जब दाल लोगों की थाली से दूर हो गई थी, जब प्याज के दाम आसमान छू रहे थे, जब टमाटर अपने तेवर दिखा रहा था। कह रहे उस हिसाब से महंगाई आज नहीं बढ़ी, इन 10 सालों में नहीं बढ़ी। देखिए नेहा जी, लोगों ने 400 रुपए के टमाटर अभी कुछ महीने पहले भी खरीदे हैं और प्याज भी खरीदे हैं 100 150 रुपए किलो, और लहसुन भी काफी अच्छे महंगे दाम में लोगों ने खरीदा है। वो तो अलग बात है, बढ़ता है घटता है, लेकिन आज सही मायने में ट्रांसपोर्ट जिस पे निर्भर है, चाहे सीएनजी गैस की बात की जाए, चाहे डीजल पेट्रोल की बात की जाए, वो आज देख लीजिए कहाँ है। जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, जो हम तेल अक्सर खाते हैं, उसके दाम देख लीजिए। कहीं न कहीं यही तो वादे और भाषण दिया करते थे प्रधानमंत्री मोदी, और बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे 2014 में। बहुत हुई ठीक है ना सर, ये बताइए मुझे, मोदी सरकार। अगर ये कहा जाता है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को ले आइए, तो आपके क्या मुख्यमंत्री हैं तमाम राज्यों में, वो सहमत होते हैं क्या उस बात से? नहीं होते। अब देखिए, अगर जनता के हित में आप महंगाई का जिक्र मत करिए ना, मत कहिए महंगाई की बात। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? जनता के हित में अगर काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ उतरना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है, तमाम जो नेता पहुंचते हैं, तमाम मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, हर राज्य से पहुंचते हैं। तो लास्ट टाइम जब बैठक हुई थी तब ये कहा गया था क्या पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में रहना चाहिए, तो आपके मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा था? मना कर दिया था। हमारे तो बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री डिस्कस कहाँ करते हैं, चर्चा कहाँ करते हैं, वो तो फरमान सुना देते हैं। आप देखिए ना, रात के अंधेरे में कोई काम किया जाता है क्या? रात के अंधेरे में नोटबंदी करते हैं, रात के अंधेरे में जीएसटी लागू करते हैं, रात के अंधेरे में काम करने वाले लोग हैं। ये काम तो कौन करता है, आपको भी पता है रात में काम करने वाला कौन होता है। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि आपने 10 वर्षों तक इस देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, एकदम 0 बट्टा सन्नाटा इस देश को आपने छोड़ दिया रास्ते पे। अब आप आंसू बहा रहे हैं, अब आप छोटे छोटे दलों को अपने साथ ले रहे हैं, आप विपक्ष को दबा रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। इसके लिए आप प्रधानमंत्री पद को छोड़ के प्रचार मंत्री की भूमिका में आके घूम घूम के प्रचार करना पड़ रहा है। अगर आप काम किए होते तो आपको इतना दौड़ना भी नहीं पड़ता ना नेहा जी। ठीक है शशिकांत जी, सवाल इस बात को लेकर भी है। देखिए, एक तो जाट जो है नाराज है, ये भी कहा जा रहा है। एक जयंत चौधरी को अपने पाले में लेके आना और सचिन पायलट पर राजस्थान में डायरेक्ट हमला ना करना, और जिस तरह से विजेंद्र चौधरी को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, जाटों की नाराजगी महज इतनी चीजों से दूर हो जाएगी, या फिर आपने कुछ वाकई 5 सालों में 10 सालों में जाटों के लिए किया होता, लोगों के लिए किया होता, तो क्या लगता कि ये तमाम चीजें और करने की जरूरत होती है आपको? नेहा जी, जाट बिल्कुल नाराज नहीं है। जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जाट 19 में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से राजस्थान में हमको वोट मिला, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार वोट मिला।
जो 19 का चुनाव का विश्लेषण दी, ये लोग कहाँ थे? ये तो न कांग्रेस तो एक सीट की मांगी थी और वो भी एक सीट अतुल गर्ग को इस बार तो दौड़ा दौड़ा के सुनिए, बीच में ना बोलिए, नहीं बोलेंगे, बीच में ना बोलिए, वो भी एक सीट इनकी जा रही है। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं ला पाए तो भारतीय जनता पार्टी को तो वोट मिला। सारे देखिए, जाट भाइयों की बात अगर करती है तो जाट भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाँ, कांग्रेस के साथी का एक जरा में आपने बहुत सही सवाल पूछा कि पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा था तो राजस्थान में मिल रहा था अशोक गहलोत के सरकार के समय, और आपने वो न्यूज देखा होगा, चैनल पे भी आया था और अखबारों में भी आया था कि कांग्रेस सरकार के एक मंत्री रघु शर्मा जी गुजरात बॉर्डर पे गुजरात में पेट्रोल भरा रहे थे। तो एक मीडिया कर्मी ने पूछा यहाँ क्यों पेट्रोल भरा रहे हैं पूरे काफिले में, तो बोले राजस्थान से सरकार सस्ता है गुजरात में। ये वो लोग हैं जो स्टेट टैक्स जो है सबसे ज्यादा इन्होंने पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्टेट टैक्स लेने वाले कांग्रेस सरकार के लोग हैं पेट्रोल पर। और ये क्या बताएंगे कि पेट्रोल महंगा मिल रहा है? हाँ, दूसरी बात, अगर पेट्रोल महंगा है तो अभी ये मनीष जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा कि उससे क्या लोगों की दशा सुधरी, तो ये जो दशा सुधरी है भारत की इस 10 साल में सुधरी है, मोदी जी के आने के बाद सुधरी है। आज जिस प्रकार से एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं देश में और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर देश का खड़ा हुआ है, तो आज हम पूरे विश्व हमारे तरफ देख रहा है। पूरा विश्व जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर के खड़ा है कि हम यहाँ पे पैसा लगाने को तैयार हैं। सारे राज्यों में जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट पॉलिसियां आगे बढ़ी हैं, लोग वहाँ पैसा लगा करके इंडस्ट्री खड़ा करने को, इससे देश का भला होगा, इससे भला नहीं होगा। कब होगा सर? 10 साल से तो हुआ नहीं ना, अभी कौन से भले की बात कर रहे हैं? अगर आप कहते हैं ये तो सिर्फ ट्रेलर है तो बाकी क्या है, बता दीजिए जनता को। बाकी बहुत कुछ है। क्या है बाकी, बताइए ना। भारत विश्व गुरु बनेगा, चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंचेगा, और भारत से पूछ करके दुनिया की पॉलिसी तय होगी। भारत का हर नागरिक के पास अपना काम होगा, स्वरोजगार होगा, कौशल विकास होगा, इससे अपना स्टार्टअप होगा, हर व्यक्ति काम में लगा रहेगा। इन लोगों की तरह नहीं कि जिस प्रकार से सारा पैसा परिवारवादी पार्टियों ने लूट लिया, देश को लूट लिया, राज्यों को लूट लिया और खोखला कर दिया। देश की जनता अब इन लोगों को सबक सिखाने के मूड में है और मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार सीटें आएंगी, सरकार बनेगी और जितने दावे और वादों के बीच सर हकीकत क्या है उसको जरूर देखना चाहिए, और ये हकीकत जो है वो पता चलेगी 4 तारीख को, 4 जून को। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।